जय श्री कृष्णा दोस्तों। हमने अपने 2 महीने पूरे कर लिए अपने लेक्चर्स के। और मैंने पूरी कोशिश की है, जो मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मैं कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करूंगा, और पूरी कोशिश की है कि मैं वही करूं जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। और इन 2 महीनों में हमने कितने लेक्चर फिनिश किए हैं, एक बार वो क्विक लुक देख लेते हैं एक बार। अब देखिए, इनकम टैक्स में हमने 31, इनकम टैक्स में 31 लेक्चर अपलोड हुए अभी तक, और कंपनी लॉ में 25। इस तरीके से देखें तो 2 महीनों में लगभग मतलब अगर हम डेली के एवरेज से भी देखें तो डेली क्लासेस अपलोड हुई हैं, अगर हम संडे को छोड़ दें तो 56 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि ये स्पीड सफिशिएंट नहीं है आप लोगों का सिलेबस फिनिश करने के लिए। तो मैंने ये प्लान किया है कि अब जो नवंबर मंथ शुरू हो रहा है, उस नवंबर मंथ में मैं डेली, अभी जो मैं अल्टरनेट करके क्लासेस डाल रहा हूँ, अब मैं उसको रेगुलर कर दूंगा। और इनकम टैक्स का भी डेली लेक्चर आएगा और कंपनी लॉ का भी डेली आएगा। उसके लिए टाइम देख लेंगे कि एक कंपनी लॉ का हो सकता है सुबह के 7 बजे कर दें, या फिर इनकम टैक्स का कर दें सुबह के 7 बजे, और एक क्लास कर देंगे जैसे कि एज़ यूजुअल हमारी क्लासेस अपलोड होती हैं शाम के 7 बजे। और मैं अगर इस तरीके से जैसे जो टारगेट मैं अपने लिए डिसाइड कर रहा हूँ, तो 31 में अगर मैं 30 और ऐड कर दूँ तो 61 लेक्चर हो जाएंगे इनकम टैक्स के, और कंपनी लॉ के हो जाएंगे 55 लेक्चर। तो इस तरीके से 116 लेक्चर पूरे हो जाएंगे टिल 30th नवंबर 2021। तो 30 नवंबर 2021 तक 116 लेक्चर पूरे हो जाएंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस महीने में मैं इनकम टैक्स कंप्लीट फिनिश कर दूं, कंपनी लॉ कंप्लीट फिनिश कर दूं, और कोई अगर सेमेस्टर 3 का कोई सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट है, अगर वो मुझे टाइम मिला तो मैं उसको भी पूरा कोशिश करूँगा कि मैं उसको भी फिनिश करके लेक्चर्स अपलोड कर दूँ। दोस्तों थैंक यू, अभी तक आप लोगों का साथ मुझे मिला है। और मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करूं, उसमें आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है, और वो मुझे बिल्कुल मिल रहा है। इसलिए थैंक यू दोस्तों। और हम आगे बढ़ते हैं और अपने कंपनी लॉ को कंटिन्यू करते हैं। और अभी तक हमने कंपनी लॉ में क्या पढ़ा है एक बार देख लेते हैं। दोस्तों ये कंपनी लॉ है। कंपनी लॉ के जो यूनिट 1 की बात कर रहा हूँ, यूनिट 1 में, एक सेकेंड, लेसन 1 हो चुका था, लेसन 2 हम कर रहे थे, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। 2 को पहला टारगेट है यूनिट 1 को फिनिश करते हैं, और यूनिट 1 में जो लेसन नंबर 2 में जो टॉपिक्स रह गए हैं उसको कवर करते हैं, और फटाफट से इस यूनिट 1 को ख़त्म करके यूनिट 2 पे जाएंगे। तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों आगे की स्टडी। ये अपना लेसन नंबर 2 है। हमने इसमें क्या क्या देख लिया था, NCLT देख लिया, NCLAT का दोनों में क्या डिफरेंस है वो देख लिया था। NCLT की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है, कितने मेंबर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो भी हमने देख लिया। अब हमें देखना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, NCLAT। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या है वो मैंने पहले भी वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ट्रिब्यूनल एक छोटा सा कोर्ट ही है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, ऐसे ही हर एक एक्ट में एक छोटा सा कोर्ट बनाने की कोशिश की कि भी ज़्यादातर मैटर यहीं निपट जाए, हर चीज़ के लिए हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे कंपनी लॉ के केसेस को रिजॉल्व करने के लिए NCLAT बनाया गया है। आप अगर अखबार पढ़ते हैं तो आपने लास्ट कुछ सालों में, 1-2 सालों में देखा होगा कि बार बार ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आ जाता है पॉल्यूशन पे, इस स्टेट को फ़ाइन लगाने के लिए, इस सिटी को फ़ाइन लगाने के लिए, इन अथॉरिटी मतलब इन कंपनीज़ को फ़ाइन लगा देती है कि भाई आप पॉल्यूशन ज़्यादा कर रहे हो। तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो अपने इस टाइप के केसेस को देखती हैं जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो। ऐसे ही कंपनी के केसेस को देखने के लिए कौन सा है, NCLAT। तो अब NCLAT अगर कोर्ट बना है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगी, कौन कौन से उसके मेंबर होंगे, क्या उसका काम होगा, मेंबर्स की एलिजिबिलिटी क्या, क्या कोई भी मेंबर बन सकता है NCLAT का। तो वही सारी चीज़ें हम
इसमें पढ़ने जा रहे हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन constitute with effect from such date as may be specified therein the appellate tribunal to be known as the National Company Law Appellate Tribunal consisting of a chairperson and such member of judicial and technical members। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से बना सकती है, कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है एक अपीलेट ट्रिब्यूनल, और उसमें जो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा उसमें एक कौन होगा, चेयरपर्सन होगा, और उसके कुछ मेंबर्स होंगे, वो जुडिशियल भी होंगे और टेक्निकल भी होंगे। जुडिशियल मतलब क्या होता है, जुडिशियल जो लॉ से रिलेटेड जिनकी नॉलेज और एक्सपर्टाइज होगी, है ना, और जो टेक्निकल मेंबर होंगे जिनको अदर सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज होगी। अब जैसे कि बात करें कि लॉयर है तो लॉयर जुडिशियल होगा या फिर टेक्निकल पर्सन होगा, तो लॉयर जुडिशियल मेंबर में आएगा। और अगर सीए की बात करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें, तो वो टेक्निकल मेंबर में आ जाएगा, क्योंकि सीए को एक स्पेसिफाइड एक्सपर्टाइज होती है। चलो जी, टैक्सेशन के बारे में अच्छा नॉलेज है उसको, फिर अकाउंट्स के बारे में अच्छा नॉलेज है, इस तरीके से। कोई इंजीनियर है वो टेक्निकल मेंबर में आ जाएगा। तो देख लेते हैं, एज सेंट्रल गवर्नमेंट मे डीम फिट टू बी अपॉइंटेड बाय नोटिफिकेशन। वो अपॉइंट कौन करेगा इसके, जुडिशियल मेंबर को, चेयरपर्सन को, टेक्निकल मेंबर को, जी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो देख लेते हैं आगे, द ऑर्डर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल और द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट अमेंड बाय द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, any direction, decision or order referred to in section 53N of the Competition Act 2002 in accordance with the provision of the act। ये क्या है, हियरिंग अपील। कौन कौन से अपील, अपील क्या होता है, कोई केस फाइल करना ना, उसको अपील बोलते हैं। कौन कौन से अपील की हियरिंग होगी इसमें, द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल और द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। ट्रिब्यूनल का कोई भी अगर ऑर्डर है उसकी हियरिंग होगी यहाँ पे। एनी डायरेक्शन, डिसीजन और ऑर्डर, कंपनी एक कंपटीशन एक्ट है, उस एक्ट में जो सेक्शन 53(9) है, अगर उसमें कोई डायरेक्शन है, डिसीजन है, उससे रिलेटेड भी अगर है तो भी आप यहाँ पे अपील कर सकते हैं एनसीएलटी में। एज पर सेक्शन 411 क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल आर एज अंडर। क्वालिफिकेशन क्या होगी सर, चेयरपर्सन कितना पढ़ा होगा, कितना एक्सपीरियंस्ड पर्सन चाहिए चेयरपर्सन बनने के लिए, टेक्निकल मेंबर बनने के लिए कितना चाहिए, जुडिशियल मेंबर बनने के लिए क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें ये देखेंगे। द चेयरपर्सन शैल बी हु इज और हैज़ बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। मतलब एनसीएलटी का जो चेयरपर्सन होगा, कोई वो छोटा मोटा इंसान नहीं होगा, वो या तो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, जो सबसे बड़ा जज होगा हाई कोर्ट का। A judicial member shall be a person who is or has been a judge of high court और a judicial member of the tribunal for 5 years। मतलब ये ट्रिब्यूनल का 5 साल का वो मेंबर होना चाहिए, जुडिशियल मेंबर, या फिर हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, वो जुडिशियल मेंबर होगा। ए टेक्निकल मेंबर शैल बी अ पर्सन ऑफ प्रूवन एबिलिटी। टेक्निकल पर्सन कौन होगा, जिसके अंदर ये एबिलिटी होगी, इंटीग्रिटी होगी, स्टैंडिंग हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। जैसे मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जांपल दिया, उसके पास स्पेशल नॉलेज और एक्सपर्टाइज है अपने पे। इंजीनियर है, उसके पास स्पेशल नॉलेज और एक्सपर्टाइज है अपनी फील्ड का। वैसे ही लोग ही टेक्निकल मेंबर बनेंगे, लॉयर होना जरूरी नहीं है। ए नॉट लेस देन 25 ईयर्स। मतलब ये कि अगर आप टेक्निकल मेंबर बनना चाहते हैं एनसीएलटी का, तो 25 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कितना चाहिए, 25 साल का एक्सपीरियंस। किस फील्ड में, लॉ की फील्ड में, इंडस्ट्रियल फाइनेंस के फील्ड में, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन के केस में, इन्वेस्टमेंट, अकाउंटेंसी, लेबर मैटर्स और सच अदर डिसिप्लिन्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट, कंडक्टर अफेयर्स, रिवाइवल, रिहेबिलिटेशन, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। मतलब इतने सारे फील्ड में, किसी भी फील्ड में अगर आपके पास 25 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप टेक्निकल मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हैं। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन ऑफ मेंबर। सर क्वालिफिकेशन हमने देख ली, मतलब एनसीएलटी को कौन बनाता है, जिस सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं जी, चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल पर्सन, वो भी देख लिया। चेयरपर्सन कैसा बंदा होना चाहिए, जुडिशियल पर्सन कौन सा होना चाहिए, टेक्निकल कैसा होना चाहिए, वो भी देख लिया। लेकिन अब सर इसका सिलेक्शन कौन करेगा, चेयरपर्सन को कौन सेलेक्ट करेगा, वो इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, वो देख लेते हैं। इन केस ऑफ बोथ एनसीएलटी एंड एनसीएलटी, प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल
and chairperson and judicial members of the appellate tribunals shall be appointed after consultation with Chief Justice of India. किसकी कंसल्टेशन के बाद ही अपॉइंटमेंट होगी? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ CJI वो कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है सुप्रीम कोर्ट का जज। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जज है उसको क्या बोलते हैं हम? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा जज है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसकी कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी आपको, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, उससे मदद लेनी पड़ेगी, उसकी अप्रूवल चाहिए आपको NCLT और NCLT के प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट के लिए या फिर चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट के लिए। The members of the tribunal and the technical members of the appellate tribunal shall be appointed on the recommendation of the selection committee consisting of, और एक कमेटी होगी, ये कमेटी रिकमेंड करेगी कौन कौन से? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी चेयरपर्सन। या तो उस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, सुप्रीम कोर्ट के हेड जज होंगे, या फिर उनका कोई नॉमिनी होगा, वो नॉमिनेट कर देंगे किसी को अपने बिहाफ पे। वो बंदा होना चाहिए उस कमेटी में जो इन लोगों की अपॉइंटमेंट करेगा। ए सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मेंबर। सीनियर जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का या फिर चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का। सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो मेंबर्स हैं, सेक्रेटरी जो होगा, सेक्रेटरी जनरली IAS ऑफिसर होते हैं, तो कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो सेक्रेटरी होगा वो इसका मेंबर होगा। हम कौन से मेंबर की बात कर रहे हैं? वो कमेटी की बात कर रहे हैं, कमेटी के उन मेंबर्स की बात कर रहे हैं जो अपॉइंट करेंगे NCLT और NCLT के मेंबर्स की। तो सर अभी तक देख लिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो हाई जज होता है, या तो वो या उसका कोई नॉमिनी बंदा, या फिर सीनियर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, या फिर चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का। सेक्रेटरी होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस मेंबर, लॉ एंड जस्टिस का सेक्रेटरी होगा। सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मेंबर्स। अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मेंबर में जो सेक्रेटरी होंगे वो होंगे, ये सेक्रेटरी सारे के सारे IAS ऑफिसर होते हैं। द सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स शैल बी द कन्वेनर ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। जो सेक्रेटरी होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के, वही ये सारी चीज़ें कन्वे करते हैं। सर आगे बढ़ते हैं, ये भी हमने देख लिया। टर्म्स ऑफ ऑफिस, ठीक है सर, एक बार अपॉइंटमेंट हो गई तो कितने साल तक ये काम करेंगे? क्या 10 साल होगा, 5 साल होगा, 6 साल होगा, 2 साल, 1 साल? किसी की तो अपॉइंटमेंट होगी, कितने साल के लिए होगी वो तो हमें जानना पड़ेगा, वो देख लेते हैं। NCLT, द प्रेसिडेंट एंड एवरी अदर मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल होल्ड ऑफिस एज सच फॉर टर्म ऑफ 5 years। ये तो सरकार वाली बात होगी जी, एक बार सरकार अपॉइंट होगी तो 5 साल तक कहीं नहीं जाने वाली, वही चीज़ है। फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस बट शैल बी एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट फॉर अनदर टर्म ऑफ 5 years। मतलब सिर्फ 5 साल नहीं, अगर उसने अच्छा काम किया, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, एक कमेटी चाहती है, तो भैया अगले 5 साल के लिए भी अपॉइंट कर सकते हैं, री अपॉइंटमेंट भी हो सकती है अगले 5 सालों के लिए। ए मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल होल्ड ऑफिस एज सच अंटिल ही अटेंड्स इन द केस ऑफ द प्रेसिडेंट द एज ऑफ 67। मतलब 5 साल, फिर री अपॉइंटमेंट के 5 साल देख लो, लेकिन 67 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसकी एज। प्रेसिडेंट की एज मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 67 ईयर्स। इन द केस ऑफ एनी अदर मेंबर द एज ऑफ 65 ईयर्स। प्रेसिडेंट को छोड़ दें तो फिर बाकियों की जो एज होनी चाहिए वो 65 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लेते हैं उसकी अपॉइंटमेंट हो गई 5 साल के लिए और 4 साल बाद ही वो 67 ईयर्स का हो गया, तो उसको जाना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट हो गई जी 5 साल के लिए, लेकिन मेंबर्स की एज हो गई 65 साल, 3 साल बाद ही हो गई, तो जाना पड़ेगा उसको। A person who has not completed 55 years of age shall not be eligible for appointment as a member। मतलब ये नहीं कि हम जैसे बच्चों को भी वो अपॉइंट कर देंगे, मेंबर बना देंगे, नहीं। हमने वैसे ही देखा 25 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मेंबर, टेक्निकल मेंबर देखने के लिए। और अगर जुडिशियल मेंबर की बात करें तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हाई कोर्ट का जज, इस टाइप से। लेकिन इसके लिए एज क्राइटेरिया है, मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए आपका अगर आप एज ए मेंबर अपॉइंट होना चाहते हैं? 55 साल। 55 साल। मुझे एक स्टोरी याद आ रही है सर, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर बूढ़े लोगों को ही क्यों अपॉइंट कर रहे हैं? तो एक छोटी सी स्टोरी है, रामायण की स्टोरी है कि उसमें जो सुंदरकांड है उसमें बताया गया है कि जो मेंबर है, आपके कोई भी टीम बना रहे हैं, कोई भी कमेटी बना रहे हैं, जिसमें उसमें एक ओल्ड पर्सन को रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो यंग होते हैं ना वो काफ़ी एग्रेसिव डिसीजन ले लेते हैं।
लेकिन जो ओल्ड पर्सन है, जैसे कि वानरों की जो सेना थी उसमें एक जामवंत जी नाम का एक सेनापति कह सकते हैं वो थे, वो काफ़ी ओल्ड थे। वो बहुत ही डिसीजन, बहुत शांत होके सोच समझ के बहुत कूल माइंड से डिसीजन लेते थे और उनके डिसीजन बिल्कुल सही होते थे। जैसे कि हनुमान जी के पास इतनी पावर थी कि वो खुद ही जाके रावण को मार सकते थे, लेकिन जामवंत जी ने उनको बोला कि देखो, रावण को मार दो ही लोग मार सकते, या तो वानर या फिर मानव। मानव में श्री राम थे और वानर में हमारे हनुमान जी थे। तो तुम भी मार सकते हो लेकिन मारना मत, क्योंकि उनको मारने के लिए ही राम जी तो इस धरती पे आए हैं। तो अपने होश को बिल्कुल अपने हाथ में रखना। रावण के बारे में सिर्फ पता लगाना है आपको, उनको मार के आना नहीं है। वो काम करने के लिए श्री राम इस धरती पर आए हैं, वो अपना काम करेंगे। तो वही चीज़ें, इतनी समझदारी। अब पता चले आप किसी केस को डिस्कस कर रहे हैं, किसी केस का फाइनल आप देने जा रहे हो और बिल्कुल एक एग्रेसिव होके, बिल्कुल एक जो यंग वाली बात होती है, और आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी डिसीजन हो सकता है। इसीलिए इन्होंने क्या लिखा है देख सकते हैं। मेंबर्स की एज क्या है, 55 ईयर से नीचे का तो कोई मेंबर होगा ही नहीं। द मेंबर में रिटेन हिज लाइन with his parents' cadre or ministry or departments as the case may be, while holding office such for period not exceeding 1 year। जो अदर ऑफिसेज हैं वो होल्ड नहीं कर सकता। सारे के सारे मेंबर अगर आ गए तो फिर ये अपने इसी ऑफिस को कंटिन्यू करेंगे। ये तो हमने देखा एनसीएलटी। अब एनसीएलटी में प्रेसिडेंट कितने साल के लिए रहेगा, है ना, कितने टाइम के लिए रहेगा, कितनी एज होनी चाहिए, वो भी देख लेते हैं। एनसीएलटी, उसके जो चेयरपर्सन है और मेंबर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट विच ही एंटर्स अपॉन विच ऑफिस, बट शैल बी एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट फॉर अनदर 5 years। वही सेम चीज़ है, 5 साल के लिए पहली अपॉइंटमेंट होगी और री अपॉइंटमेंट के लिए भी 5 साल उसको मिल जाएंगे। 5 साल और, मतलब मैक्सिमम 10 साल। ए मेंबर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल होल्ड ऑफिस सच अंटिल ही अटेन्स, इन केस ऑफ द चेयरपर्सन, अगर चेयरपर्सन की बात करें तो 75 years, 75 साल तक वो बंदा उस पर रह सकता है। इन द केस ऑफ एनी अदर मेंबर द एज ऑफ 67 years। दूसरे मेंबर की बात करें, जुडिशियल टेक्निकल मेंबर की बात करें तो 67 साल, 67 years की एज तक वो काम कर सकते हैं। द पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 55, यहाँ भी वही चीज़ है, 55 साल से नीचे का बंदा तो अपॉइंट होगा ही नहीं, ठीक है ना। शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए मेंबर। द मेंबर, वही सारी चीज़ें कि जो अदर ऑफिसेज है वो 1 साल से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता है। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, वो है एडवांटेजेस ऑफ एनसीएलटी और एनसीएलईटी। सर इसको बना तो लिया, मेंबर भी देख लिए, कितना के कौन क्या करेगा, लेकिन सर फ़ायदा क्या है एनसीएलटी का, एनसीएलईटी का फ़ायदा क्या है, उसके पावर्स क्या हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो पेज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।